जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे पता चला कि बुक्स भी एक होता है अलग से कुछ और उसको पढ़ा जाता है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो बुक खरीदी थी वो थी थिंक एंड ग्रो रिच। बट वो शायद इतनी अच्छी चॉइस नहीं थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम में यू आर लिटिल इम्पेशेंट और फिर ऐसे पतली पतली बुक्स चाहिए होती हैं। बट फिर मैंने, जब मैं 12th मैंने पास किया उसके बाद मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी। थिंक एंड ग्रो रिच बहुत ही कंसाइज बुक है, 250 पेजेस, अंडर 250 पेजेस की बुक है। लेकिन जो बुक में जो सिखाया गया है, और जितने मोर देन 100 ईयर्स से ये बुक बेस्ट सेलर बुक रही है, और इसका एक रीज़न है बेस्ट सेलर होने का कि ये सच में एक लाइफ चेंजिंग बुक है अगर इस बुक के जो थॉट्स है उसको अप्लाई किया गया हो तो। ये बुक बहुत ही डिफरेंट है एक यूजुअल टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक से, जहाँ पे सिर्फ ऐसे ज्ञान की बातें बताई गई है। बट ये जो इस बुक्स में जो प्रिंसिपल है उसको ये डेफिनेट बहुत ही वेल रिसर्च्ड है, और जो भी प्रिंसिपल्स इसमें बताए गए वो एक्चुअली में जो बहुत ही रिच, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही पावरफुल लोग हैं उनका इंटरव्यू लेकर नेपोलियन हिल ने इस बुक को लिखा है, ऑथर ने इस बुक को लिखा है। और ये बुक बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस बुक है। लोग इस बुक को खरीदते हैं और अपने बुक शेल्फ में सजा के रख देते हैं, बिकॉज ये बुक जो थोड़ी सी बोरिंग लगती है पढ़ने में। ऐसा लगता है कि अरे यार थोड़ा साइज़ बड़ा होता लेटेस्ट का तो ज़्यादा अच्छा रीडेबल होता। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट बुक, ये जो बुक है उसका वर्थ $1,000,000, जैसे कि टाइटल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, दिस बुक विल वर्थ $1,000,000 टू यू। दिस बुक एक्चुअली वर्थ $1,000,000 टू मी। ये बुक ने मुझे एज अ पर्सन काफ़ी चेंज किया, मेरे माइंडसेट को चेंज किया। एंड ऑब्वियसली इंसान पहले यहाँ से अमीर होता है, बाद में दुनिया को दिखाने के लिए अमीर होता है। सो इफ़ यू वांट टू बी रियली रिच, ये फर्स्ट एज अ रिच बनने के लिए फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ये अपनी फर्स्ट बुक जो अगर किसी चीज़ को रख सकते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये इस बुक को थिंक एंड ग्रो रिच को रख सकते हैं। तो मैं आपको जैसे चैप्टर 1 है उसके बारे में मैं पूरा चैप्टर 1 को इस बुक के समराइज़ करूँगी। इस बुक में 13 चैप्टर्स दिए गए हैं टू बिकम रिच, जो पूरा पाथ बताया गया है। मैं फर्स्ट चैप्टर को पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी। पहले स्टार्टिंग में ऑथर कहते हैं कि हर एक अचीवमेंट जो भी किसी बहुत ही महान इंसान ने, बहुत ही बड़े इसने पाई है, वो स्टार्ट होती है सिर्फ एक छोटे से आइडिया से जो किसी के दिमाग में आता है। और ये आइडिया ही इतना बड़ा जो है काम करता है, इतना बड़ा इतना बड़ा कुछ ये लाता है। और ये आइडिया ऐसे नॉर्मली लोगों को समझता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल थॉमस एडिसन, जिस टाइम पे लाइट था ही नहीं, अंधेरा था, और अंधेरे में बस दिन होता, हमारा सन है और ऐसे ही लाइफ चल रही है। पर उस टाइम पे किसी के दिमाग में ये आना कि एक लाइट जैसी इलेक्ट्रिसिटी जिससे रन करते हुए एक चीज़ बल्ब जो बन सकता है, वो किसी ने जो सोचा ही नहीं, वो थॉमस एडिसन ने सोचा, एक आइडिया उनके दिमाग में आया, उससे थॉट बना, उन्होंने उस थॉट पे एक्शन लिया और वो थॉमस एडिसन ने बल्ब जो है डिस्कवर किया। तो फिर तो पहले जो बुक के जो स्टार्टिंग के पेजेस है उसमें इसी बात को एक डिस्क्राइब किया कि एक आइडिया दिमाग में आना चाहिए। सेकेंड थी बात जो बताई गई है वो है डिटर्मिनेशन। हेनरी फोर्ड को ने अपने जो उनके इसके अंडर काम करते उन्होंने बोला था कि ये जो एक गाड़ी है उसमें इतनी बैटरीज आनी चाहिए, और जबकि वो इम्पॉसिबल था, ऐसा कहीं हुआ नहीं था। बट फिर भी उन्होंने 1 साल 6 महीने लिए, फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने और 6 महीने लिए, कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। बट हेनरी फोर्ड डटे रहे कि नहीं तुमको करना है, तुमको ऐसा मॉडल बनाना है, और एट द एंड ऑफ द डे वैसा मॉडल उनके एम्प्लॉयज़ ने बना दिया, वैसी गाड़ी आई। तो फिर जो थॉमस एडिसन थे और मिस्टर फोर्ड थे, आपको पता ही होगा फोर्ड की कितनी कार्स आती है, कितनी बहुत ही इतनी अच्छी, मतलब इतनी एक्सपेंसिव कार्स आती है। और वो दोनों फ्रेंड्स थे, क्योंकि एक माइंडसेट भी होता है, एक ऐसा अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी ज़रूरी होता है जिससे हमें अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? बिकॉज हम अगर एज मिडिल क्लास, जैसे कि हमारे आसपास में सब जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, वो एवरेज माइंडसेट्स के साथ ही रहेंगे, तो वो हम पे पड़ेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एज साइकोलॉजी ने प्रूव किया इस बात को
कि हम जिन 5 लोगों के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं वही 5 लोगों का मिश्रण हम होते हैं। तो फिर हम अगर चाहते हैं कि कि हम अगर कुछ अच्छा करें तो हमें अपनी सराउंडिंग वैसी रखनी चाहिए। और फिर एक बात आती है, एक और एक बात जो फर्स्ट चैप्टर में नेपोलियन हिल इस बुक के ऑथर हमें बताते हैं कि जो कामयाबी के कुछ जब एकदम ही लोग हिम्मत हार जाते कामयाबी पाने के लिए बहुत मेहनत करते, बहुत जितना अपना जितनी पावर लगा सकते, जितने तरीके ट्राई करने होते ट्राई कर सकते, पर वो जो लास्ट स्टेप होता है वो उस टाइम पे हम खुद एक टाइम पे हिम्मत हार जाते हैं। बट जो हिम्मत हारने वाला पॉइंट है उससे थोड़ा 4-5 कदम ही दूर हमारा एक्चुअल जो हमें चाहिए होता है वो होता है। इस बात को एक्सप्लेन करती है एक स्टोरी जो बुक में लिखी गई है। वो है कि गोल्ड माइन मतलब लोग मिट्टी खोद के सोना निकालने के लिए वहाँ पे बहुत लोग आए थे, और वो लोग जो है लास्ट मोमेंट पे वो काम छोड़ के चले गए, जबकि उन्होंने इतना आगे तक ये कर दिया था पर 3 फुट नीचे ही सोना था जो उन्हें नहीं मिला। और जबकि जिसने उसको बुलाया था उनको मिल गया, बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही स्पेशलिस्ट के मदद से उनको इंजीनियर की मदद से पता चला कि 3 फुट नीचे ही और सोना था, नहीं तो वो उसको भी सोना नहीं मिलता। मतलब क्या है कि जब हम जो हमारा फेलियर होता है 50 सेंस लेसन्स इन परसिस्टेंट, मतलब 50 सेंस जो है थोड़ा सा ही दूर होता है और बस उसको हमें पाना होता है। ठीक है, एक ये लेसन हमें बताते हैं। और फिर एक बात कि जो एवरेज पर्सन होते हैं, जो कि मोस्टली हम सब ऐसे लोगों से ही मिलते हैं। अगर हम बुक्स को पहले तो पढ़ेंगे नहीं तो मुझे तो लगता है कि हम सब भी वही उनमें काउंट होंगे। तो जैसे कि एवरेज माइंड है उनका इम्पॉसिबल शब्द से ना बड़ा ताल्लुक होता है। अब इसमें ही एक स्टोरी से समझाया गया, और जो ये मेरा फेवरेट पार्ट है उसमें कि एक चाइनीज़ बंदे को पूछा गया कि अमेरिका आके तुम्हें कैसा लग रहा है, तो बोलता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, और फिर यहाँ की जो आँखें हैं मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे हमारी आँखें को लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर उसमें मतलब इस बात से ये समझ आता है कि लोग जैसे हैं वो वैसे ही अपने लिमिटेशंस जितनी उनके दिमाग में बांधे बंदी हुई है वो वैसे ही देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम ऐसे टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जो है जो आज से लाइक जैसे ऑनलाइन कमाना से बहुत ही अलग बात होती है। अलग बात अब तो नहीं है, अब तो बहुत रिच लोगों के एग्जांपल्स है, बट तभी नहीं था, ऐसे 4-5 साल पहले नहीं था। और तब लोग अपने पेरेंट्स को ये समझाना कि मैं कुछ ऑनलाइन करना चाहती हूँ, ऑनलाइन मतलब समझना चाहती हूँ, ऑनलाइन कमाना चाहती हूँ, और ऑनलाइन कितने तरीके हैं कमाने के, तब लोगों को समझ नहीं आता। नहीं डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ऐसे कुछ टिपिकल लॉयर या फिर ऐसे कुछ टिपिकल जॉब करना चाहिए सेफ एंड सिक्योर, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। जहाँ हमें कोई बात समझनी ही नहीं होती, हम बहुत इग्नोरेंट क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एरोगेंट, हाँ राइट, एरोगेंट इज़ अ करेक्ट वर्ड, इसको एरोगेंस बोलते हैं कि हाँ हमें पता है हमें मत बताओ। और फिर ऐसे कभी कुछ होता है कि ऐसे मेरे एक फ्रेंड थी, ऐसे हम बात कर रहे थे और मैंने उससे पूछा था क्या तूने रिच एंड डैड पुअर डैड पढ़ी है, इस लेसन के बारे में चल हम डिस्कस करते हैं। तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मुझे सब आता है, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ नहीं आता। जितना तुम किसी चीज़ के बारे में जानोगे तुम ये जानोगे कि और कितना चीज़ है उसके बारे में जानने के लिए। जैसे कि मैंने ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी, मैंने उसके बारे में खुद 4-5 वीडियोस अलग अलग जगह से, जबकि मैं खुद पढ़ चुकी हूँ बुक, फिर भी मैंने अलग अलग लोगों की बुक समरीज देखी। क्यों? क्योंकि जितना हम जानते हैं हमको ये पता चलता है कि और भी बहुत कुछ है जानने के लिए और हमें उतना नहीं पता है। तो अपना दिमाग ओपन करने का एक ग्रोथ माइंडसेट रखने का, ऑथर ने एक्चुअल ग्रोथ माइंडसेट इस बुक में यूज़ नहीं किया, बट वो कहना यही चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है डिज़ायर के ऊपर, वो मैं आपको उसका समरी भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके दूँगी। ठीक है, बाय।